दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम रूपाली है। पति के मरने के बाद हर महीने की 10 तारीख पर मुझे मेरे पति के हिस्से की डिसीज पार्टनर शेयर की रकम मिलने लगी। उनकी वो रकम पाकर मुझे सुकून मिला था कि चलो अच्छा हुआ, इससे मेरे बेटे की परवरिश ठीक से हो जाएगी। लेकिन वो सारे पैसे आने के बाद मेरे सास ससुर ने उन्हें मुझसे छीन लिया और मुझे नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे नौकरी भी आसानी से मिल गई। मैं पूरे महीने ऑफिस में मेहनत के साथ नौकरी करती, बॉस की बातें सुनती, बस के धक्के खाती और घर आकर घर के भी सारे काम करती थी। मुझे लगा कि मेरी नौकरी की सैलरी वो लोग मुझसे नहीं लेंगे, लेकिन जब मैं अपनी सैलरी लेकर घर पहुंची तो मेरी सास ने मुझसे वो भी छीन ली और मुझे बालों से पकड़कर उन्होंने बुरी तरह से मारा। उन लोगों को अपने छोटे से मासूम पोते की भी परवाह नहीं थी। मेरे पैसों से मेरी सास, नंद और ससुर खूब ऐश करते थे। मुझे और मेरे बेटे को हर चीज के लिए तरसना पड़ता था। काफी समय तक मैं ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब मैंने देखा कि अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसकी कोई जरूरत पूरी नहीं होती और वो मासूम दूसरे बच्चों को तरसती हुई नजरों से देखता रहता है कि हर कोई बच्चा नए नए खिलौने से खेलता है, अच्छा अच्छा खाना खाता है, अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। मैंने पहली बार हिम्मत दिखाई थी और अपनी सास के हाथ से अपनी सैलरी छीन ली थी। मेरी सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने इतनी जोर से मुझे जमीन पर धक्का दिया कि मेरा सर दीवार से जाकर टकराया था और खून की एक पतली सी धार मेरी कनपट्टी से बह निकली थी। उन्हें लगता था कि अपने जख्म को देख देख कर मैं हमेशा की तरह डर जाऊंगी और डर कर अपनी सारी सैलरी उनके हाथ में रख दूंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक माँ अपने बेटे की ख्वाहिशें पूरी करने की खातिर किस हद तक जा सकती है। इस बार मैं टूटने वाली नहीं थी, बल्कि उन्हें तोड़ने वाली थी। मेरी नंद, जो मेरी सैलरी के पैसों से नया नया मेकअप खरीदती थी, उसने भी मेरे साथ अत्याचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैंने अब इन सब लोगों के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाने का फैसला कर लिया था कि जिसने उन सबको मेरे आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जब एक दिन मैंने उनके ही घर में, जब मेरी शादी अविनाश से हुई थी, तो मैं बहुत खुश थी। अविनाश मेरठ में रहते थे। देखने में खामोश लेकिन बहुत समझदार और संस्कारी इंसान थे। जब मेरे पापा ने अविनाश का हाथ मेरे हाथ में दिया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा था कि उनकी पढ़ी लिखी बेटी अब ऐसे घर में जा रही है जहां उसकी कदर होगी, वो वहां खुश रहेगी और अपने पति के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अपनी लाडली बेटी को जिन लोगों के हवाले कर रहे हैं, वो उसकी जिंदगी को दुश्वार कर देंगे। क्योंकि शादी के अगले ही दिन मुझे समझ आ गया था कि इस घर में मेरी अहमियत सिर्फ एक नौकरानी के बराबर थी। मेरे दहेज में जितना भी सामान आया था, उसमें से सारा कीमती सामान मेरे कमरे में नहीं बल्कि मेरी सास के कमरे में था, और मेरा जितना भी मेकअप था वो सारा मेकअप मेरी नंद ने ले लिया था। ये सब देखकर मुझे गुस्सा आया था, मगर फिर मैंने ये सोचा कि मेरे ससुराल वाले हैं, धीरे धीरे इन लोगों का दिल जीत लूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि ये लोग पहले से ही मुझे अपनी जरूरत पूरी करने वाली मशीन बनाकर बैठे हुए हैं। शादी के बाद ही मुझे सबके व्यवहार धीरे धीरे समझ आने लगे थे। शादी के दूसरे दिन ही मुझे घर के कामकाज पर लगा दिया गया था। नई नवेली दुल्हन की इस घर में कोई कदर नहीं थी। सुबह सवेरे उठकर ही घर के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना और बिना कुछ खाए पिए बस घर का एक एक काम करते रहना ही मेरी जिम्मेदारी बन गया था। रात को जब मेरे पति घर आते तो वो मेरा हाथ अपने हाथों में थाम कर कहते थे कि लग रहा है आज बहुत थक गई हो। क्या बात है, तुम हमारी शादी से खुश नहीं हो? तुम्हारे चेहरे पर मुझे कभी शादीशुदा औरतों जैसी खिलखिलाहट नजर नहीं आती। अब मैं अपने पति को क्या बताती कि शादी के बाद खुशियां उन औरतों के चेहरे पर नजर आती हैं जो शादी के बाद की जिंदगी को खुलकर एंजॉय करती हैं। यहाँ तो मेरी किसी को कोई परवाह ही नहीं थी, यहाँ तक कि मेरे पति को भी नहीं थी। लेकिन फिर भी जब रात को वो मेरे साथ बैठकर मेरी तारीफ करते थे, मेरे हालचाल पूछते थे, तो मेरे सारे दिन की थकन दूर हो जाती थी और ऐसा लगता था जैसे मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं। मेरे पति का कारोबार अच्छा था। वो किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप पर काम करते थे।
मैं नहीं जानती थी कि वो इंसान कौन था और ना मुझे ये पता था कि मेरे पति की सैलरी कितनी थी। सबको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास डिग्री है और मुझे कोई भी नौकरी आसानी से मिल सकती है। तभी तो घर में आने वाला हर मेहमान मेरी सास से मेरी खूब तारीफ करता था और कुछ औरतें तो कहती थी कि बुरे वक्त में घर के लिए बहुएं तो कमाती हैं, तुम्हारी बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है, इससे नौकरी क्यों नहीं करवाती। जब मेरी सास ने रिश्तेदारों के मुंह से ये बात सुनी तो मुझे बहुत अजीब लगा था, क्योंकि ये एक ऐसी बात थी जो शायद किसी भी इंसान को आसानी से हजम नहीं हो सकती थी। मुझे लगा मेरी सास कहेंगी कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ बहुएं नौकरी नहीं करती, या फिर ऐसा भी कह सकती हैं कि ये तो अच्छी बात है, हमारी बहू पढ़ी लिखी है लेकिन अभी हमारा बेटा है कमाने के लिए, तो फिर हमें बहू की कमाई की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरी सास ने तो अपने रिश्तेदार को ऐसा जवाब दिया जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसका दी थी। उनका जवाब मेरी सोच से बिल्कुल अलग था। मुझे लगा था कि वो पुराने ज़माने की पुरानी सोच वाली औरत है। उनका कहना था कि हाँ, तुम्हारा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं कहूँगी अपनी बहू से कि वो नौकरी करे, कब तक घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहेगी। ये बात किसी भी औरत के लिए बहुत अजीब हो सकती है, मेरे लिए भी अजीब थी, क्योंकि मैं नौकरी कैसे कर सकती थी। हाँ, अगर कोई मेरी यहाँ कदर करने वाला होता तो मैं खुशी खुशी नौकरी करती, लेकिन यहाँ मुझे घर की नौकरानी बना दिया गया था। मुझे एक पल भी सुकून का नहीं मिलता था, मैं एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं कर सकती थी, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती थी। तो फिर ऐसी भागदौड़ की जिंदगी में मैं बाहर जाकर नौकरी कैसे करती। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि इस बारे में अपने पति से बात करूंगी। और रात को जब वो घर आए तो मैंने उनसे कहा कि अविनाश, आपकी माँ कहती हैं कि वो मुझे जॉब करने के लिए भेजेंगी, मैं नौकरी नहीं करना चाहती। मेरी बात सुनकर अविनाश मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि देखो, मेरी फैमिली कितनी ज़्यादा ओपन माइंडेड है। मेरे घर वाले तुम्हें कैद में नहीं रखना चाहते, वो चाहते हैं कि अगर तुम्हारे पास डिग्री है तो तुम घर से बाहर निकलो, नौकरी करो, अपने सपने पूरे करो, और तुम हो कि नौकरी करने से इनकार कर रही हो। मैंने कहा कि नहीं, आपके घर वालों की सोच ऐसी नहीं है, आपकी माँ की सोच बिल्कुल अलग है। वो चाहती हैं कि मैं घर के भी काम करूं और बाहर के भी काम करूं। मैं इंसान हूं, कोई मशीन नहीं हूं। बात करते हुए मेरा अंदाज एकदम बदल गया था, मेरे चेहरे पर गुस्सा आ गया था। ये सब देखकर अविनाश का मूड भी खराब हो गया और उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा झगड़ा करने का मूड है रूपाली? अगर है तो बताओ, मैं अभी उठकर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तुमसे झगड़ा करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैं ऑफिस से थका हुआ घर आया हूँ और तुम मेरे साथ झगड़ा करना चाहती हो। इतना कहकर वो उठकर बाहर चले गए। मैं उन्हें आवाज देती रह गई, मगर उन्होंने पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा। मैं खूब रोई थी और बिस्तर पर लेटकर सो गई थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसा कि रोज होता था। वही काम, पति को नाश्ता देने के बाद उनको ऑफिस भेजना, और भी वही सब कुछ जो रोज होता था। लेकिन अब कई दिन गुजर गए थे, मेरी सास के मुंह पर मैंने अपनी नौकरी वाली बात नहीं सुनी थी। मुझे लगा कि शायद ये सब कुछ उन्होंने अपनी उस रिश्तेदार की बातों में आकर कह दिया होगा। मुझे इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, या फिर अविनाश ने अपनी माँ से बात की होगी और उनको मना किया होगा कि मेरी पत्नी नौकरी नहीं करना चाहती। अविनाश का मूड भी ठीक हो गया था। वक्त गुजरता गया, मेरी जिंदगी वही भागदौड़ वाली थी, कभी भागकर घर के ये काम करना तो कभी घर का वो काम करना। मेरी नंद सारा दिन सोफे पर बैठकर मोबाइल चलाती रहती थी, उसे तो खाना भी बिस्तर पर चाहिए होता था। वो जवान थी और घर का कोई भी काम नहीं करती थी। ससुर घर से बाहर अपने मिलने वाले लोगों के साथ रहते थे और शाम को जब घर वापस आते तो उन्हें भी घर में दाखिल होते ही चाय चाहिए होती थी। मैं सबकी खुशियों का और सबकी ज़रूरतों का अच्छे से ख्याल रखती थी। मुझे अपना घर बनाना था, सबको खुश रखना था, लेकिन मैंने नोटिस किया था कि यहाँ मैं किसी के लिए कुछ भी कर लूँ, कोई भी मुझसे खुश नहीं होता। नंद हमेशा मेरी चीज़ों पर नज़र रखती थी। जब भी मेरे कमरे में दाखिल होती, मेरी जो चीज़ उसे पसंद आती वो उठाकर ले जाती थी। मेरी कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जिनको मैं उसे नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं खामोश रहती थी और सोचती थी कि एक दिन उसकी शादी हो जाएगी तो वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन वो 25 साल की हो गई थी और अभी तक उसकी शादी का कोई नाम ही नहीं था। मेरी सास सारा दिन कुर्सी पर बैठकर मुझे हुक्म देती रहती थी, ये कोना साफ करो, यहाँ धूल रह गई है, इसे साफ करो, खाने में तेल कम इस्तेमाल किया करो, वगैरह वगैरह। उनकी बातें मेरे दिल पर जाकर लगती थी। उन्होंने कभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा था। अपनी बेटी को तो उन्होंने हमेशा आराम करवाया था
और बहू को नौकरानी बनाकर रख दिया था। फिलहाल जिंदगी गुजरती गई और फिर एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर सबसे ज्यादा अगर कोई खुश हुआ था तो वो थे मेरे पति। मेरी नंद ने तो ये खबर सुनते ही अपनी माँ से कहा था, अरे मम्मी, भाभी प्रेग्नेंट हो गई हैं, अब घर के काम कौन करेगा? मुझे तो लगता है कि पहले की तरह तुम्हें ही घर में रोटियां पकानी पड़ेंगी। मैं तो कोई काम नहीं करूंगी, गर्मी में तो मुझसे किचन में भी खड़ा नहीं हुआ जाता। मेरी सास ने उसकी बात का जवाब दिया, हम क्यों घर का काम करेंगे? ये गर्भवती हुई है, बीमार तो नहीं हुई है, घर के सारे काम यही करेगी। हमने भी अपने दौर में घर के सभी काम किए हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो दोनों मेरे सामने ही खड़ी हुई बातें कर रही थी। उनमें से किसी ने भी मेरे सामने खुशी जाहिर नहीं की थी, बल्कि उन लोगों को तो ये परवाह थी कि अब घर का काम कैसे होगा। क्या इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो बहू के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं? ये खबर मैं अपने माता पिता को देना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे इनकार कर दिया और कहा, अपने घर वालों को इस बारे में मत बताना, वरना वो लोग यहाँ आ जाएंगे और हमारा खर्चा हो जाएगा। तुम तो जानती हो कि अविनाश भी अपने काम को लेकर इन दिनों कुछ परेशान चल रहा है। मैंने कहा कि ठीक है मम्मी जी, मैं अपने घर वालों को नहीं बताऊंगी। दिन गुजरते जा रहे थे। मेरी तबीयत खराब रहती थी, लेकिन फिर भी मैं घर के सारे काम करती थी। मैंने एक दिन आईने के सामने खुद को ध्यान से देखा और कहा कि मैं कितनी बदल गई हूँ। मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी खुशहाली नहीं रही, रंग सांवला हो गया। फिर सोचा कोई बात नहीं, जब गोद में संतान आ जाएगी तो चेहरे की सारी रौनक वापस आ जाएगी। अविनाश मुझसे आराम करने का कहते थे, लेकिन आराम नाम का शब्द इस घर में मुझ पर लागू नहीं होता था। वक्त जैसे तेजी से गुजर गया और फिर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे बेटे के जन्म पर मेरे पति बहुत ज्यादा खुश थे और पहली बार उन्होंने खुशी से झूमकर मुझे गले से लगाया था। अब मेरी जिंदगी में काम और भी ज्यादा बढ़ गए थे। घर के कामों के साथ साथ बेटे को भी संभालना होता था। वो छोटा था, उसे कोई गोद में भी नहीं लेता था। मैं एक साइड गोद में उसे लेकर दूसरे हाथ से काम करती थी। कभी रोती थी तो कभी उसको देखकर हंस देती थी और बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती थी कि मेरा ये कठिन समय कब खत्म होगा। मैं नहीं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो मुझे और भी ज्यादा अकेला और परेशान कर देगा। जब एक दिन अचानक मेरे पति घर आए और आते ही बिस्तर पर लेट गए, कहने लगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी ऐसी हालत देखकर मैं तो परेशान ही हो गई थी। मैं उनसे बार बार पूछ रही थी कि आपको क्या हो गया है, मगर उनके होश तो धीरे धीरे जैसे उड़ते ही जा रहे थे। वो डॉक्टर के पास नहीं गए और सारी रात उनके पेट में दर्द रहा। मैं उनकी फिक्र में सारी रात जागती रही थी। मेरे लाख कहने पर भी वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे। जब अगली सुबह निकली तो अचानक वो बेहोश हो गए और फिर कभी होश में ही नहीं आए। मेरे ससुर दिन के समय जब उनको डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि उनकी एक आंत भ्रष्ट हो चुकी थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। ये सदमा मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ा था। मेरा पति इस दुनिया से जा चुका था और मैं विधवा हो गई थी। मेरा मासूम बच्चा जो अभी सिर्फ 1 साल का था, इतनी सी उम्र में ही अनाथ हो गया था। पति की मौत पर मैं बहुत रोई थी, बहुत तड़पती थी। कोई मुझे तो तसल्ली देने वाला नहीं था। मेरा पति जो अपने घर का इकलौता बेटा, इकलौता चिराग और बहन का इकलौता भाई था, उन लोगों को उसकी मौत का सदमा तब तक रहा था जब तक घर में लोग मौजूद थे। घर खाली होते ही वो लोग अपने नॉर्मल रूटीन पर आ गए थे। यहाँ मेरे गले से निवाला तक नहीं उतर रहा था और उन लोगों ने मुझे चूल्हे पर खड़ा कर दिया था कि मैं खाना बनाऊं। आखिर कब तक किसी की मौत का गम मनाया जा सकता है? जाने वाला तो चला जाता है, उसकी खातिर भूखे तो नहीं रह सकते। ये शब्द मेरी सास के थे, उस औरत के जिसने मेरे पति को जन्म दिया था। मेरे पति की मौत को अभी 1 हफ्ता गुजरा था जब एक दिन हमारे घर में 2 आदमी आए थे, जिनको घर के अंदर मेरे ससुर ही लेकर आए थे। मैं किचन में बर्तन धो रही थी और मेरा बेटा कमरे में सो रहा था। मुझे नहीं पता था ये लोग कौन हैं, लेकिन जब मुझे बातों की आवाज आई तो पता चला कि वो लोग मेरे पति के ऑफिस से आए हैं और उन दोनों आदमियों में से एक आदमी मेरे पति का बिजनेस पार्टनर है। उन्होंने मेरे ससुर से कहा कि अंकल जी, भाभी जी को बुला दीजिए, हमें उनसे कुछ बात करनी है। तभी मेरी सास कहने लगी, अरे बेटा, उससे क्या बात करनी है, हमसे बात करो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें उनसे ही बात करनी है। उनके साथ एक वकील भी आया था। मेरी सास ने मजबूरन मुझे आवाज लगाई। मैं जब धीमे धीमे चलते हुए उनके सामने गई तो उन्होंने मुझे बैठने का इशारा दिया। मैं बैठ गई।
तो मेरे पति के पार्टनर राकेश शुक्ला ने मेरे हाथ में एक लिफाफा थमाया और कहा कि भाभी जी, ये आपके पति की कमाई है। दरअसल अविनाश और मैं एक दूसरे के बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर थे। उसने इस कंपनी के लिए काफ़ी कुछ किया था। ये अविनाश की कमाई है जो हर महीने हम आपको दिया करेंगे, क्योंकि आपके पास बेटा भी है और आप अविनाश की पत्नी भी हैं, इसलिए इन पैसों पर आपका ज़्यादा हक बनता है। ये सुनते ही मेरे ससुर कहने लगे, अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये पैसे हमें दे दो, बहू तो वैसे भी हमारे साथ ही रहती है। ये सब तुम हमें दे दो, हम अपनी बहू और पोते से बहुत प्यार करते हैं, हम इनका ख्याल रखेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे ससुर की एक नहीं सुनी और वो पैसे ज़बरदस्ती मुझे दे दिए और कहने लगे कि आगे भी ये पैसे सिर्फ आपको ही मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने कुछ फाइल्स पर मेरे साइन लिए और फिर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मेरी सास ने मेरे हाथ से वो पैसे छीन लिए और कहने लगी, ये पैसे तुम्हें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे बेटे के पैसे हैं। मैंने कहा, ये आप क्या कर रही हैं? ये पैसे तो मेरे पति के, मेरे और मेरे बेटे के लिए। आप लोगों में से कोई भी मेरी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखता। मैं इन पैसों से अपनी ज़रूरतें पूरी करूंगी। मेरी सास ने तभी मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, ज़्यादा समझदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो सब लोग वहाँ से चले गए और फिर अब मेरी मुसीबत के दिन और भी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे थे। मुझे या मेरे बेटे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो हमें ना तो पैसे दिए जाते थे और ना ही हमारी ज़रूरत पूरी की जाती थी। मुझे अपने बेटे की दवाइयाँ, डायपर और उसके खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रखने के लिए अपनी सास के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो मुझे 1 रुपया तक ना देती थी। एक दिन मेरी नंद कहने लगी कि माँ, भाभी को नौकरी पर भेज दो, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, अच्छे पद पर नौकरी करेगी, अच्छी कमाई होगी। ये सुनते ही मेरी सास के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने अगले ही दिन से ज़बरदस्ती मुझ पर नौकरी ज्वाइन करने का दबाव डाला। हालांकि मैं पहले भी नौकरी करने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि मुझ पर पहले ही काम का बहुत ज़्यादा लोड था और अब तो मेरे पास छोटा सा मासूम बच्चा भी था। मैंने अपनी सास से मना कर दिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगी, मेरे बेटे का कौन ख्याल रखेगा। उन्होंने कहा कि तुझे परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे बेटे का ख्याल हम रख लेंगे, आखिर वो हमारा भी कुछ लगता है। मेरे लाख इनकार करने पर भी उन लोगों को मुझ पर तरस नहीं आया। मेरी सास ने मुझे बुरी तरह से मारा और अगले दिन मुझे नौकरी ज्वाइन करने पर मजबूर कर दिया। मैं इतनी काबिल तो थी कि मुझे नौकरी के लिए धक्के खाने की ज़रूरत नहीं थी। लगभग 1 महीना लगा था मेरी नौकरी लगने में। पहले जो मैं थोड़ा बहुत फ्री टाइम निकालकर अपने बेटे का ख्याल रख लेती थी, अब मुझे वो समय भी नहीं मिल पा रहा था और अब मैं एक मशीन की तरह चलती जा रही थी। सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक नौकरी करती थी और उसके बाद घर के सारे कामकाज करने होते थे। मेरा बेटा मुझसे बहुत दूर हो गया था। वो सारा दिन भूखा रहता था, कोई उसे खाना खिलाने वाला भी नहीं था, उसको कपड़े भी मैं ही पहनाती थी। अब मुझे उसकी ज़िंदगी नरक लगने लगी थी। मैंने सोचा था कि किसी तरह मुझे अपने घर वालों से बात करके अपने ससुराल वालों की शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि मैं अब आगे और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मैं मजबूर थी। मैं अपने घर की परेशानी अपने मायके में नहीं बता सकती थी। मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे। मैं जानती थी कि अगर वो अपनी बेटी के दुख तकलीफ के बारे में सुनेंगे तो वक्त से पहले ही ऊपर चले जाएंगे। मैं उनको ये सब कुछ बताकर खोना नहीं चाहती थी। मेरे महीने की सैलरी भी ये लोग अपने पास रख रहे थे और मेरे पति की कमाई भी अपने पास रखते थे। घर का खर्चा अब मेरी कमाई से चल रहा था और फिर भी मेरे और मेरे बेटे के लिए इन लोगों के पास 1 रुपया भी नहीं था। जैसे ही मैं पैसे लेकर घर आती, मेरी नंद मेरे बैग से सारे पैसे निकालकर अपनी माँ के हवाले कर देती थी। 1-2 बार तो मैं रास्ते से ही अपने बेटे की ज़रूरत का सामान लेकर घर गई, तो वो भी मेरी सास ने अपने कब्जे में ले लिया और कहा कि आइंदा मेरी मर्जी के बिना अपने या अपने बेटे के लिए कोई भी चीज़ लेकर मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। उन लोगों के जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और मैं बस ये सोचकर बर्दाश्त कर रही थी कि यहाँ नहीं रही तो फिर कहाँ जाऊंगी। मैं पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन डर और समाज की जंजीरों ने मेरे मुंह पर ताला लगा रखा था। इसी मजबूरी का फायदा मेरे ससुराल के लोग उठा रहे थे। अब तो मेरे ससुराल वाले दूसरों के सामने बड़े गर्व से कहते थे कि हमारी बहू बहुत बड़े पद पर है, अच्छी खासी कमाई कर लेती है। जैसे ही महीने की पहली तारीख आती थी तो मेरा दिल डर जाता था। घर में दाखिल होते ही मेरी सास और नंद मुझ पर झपटती थी और मुझसे मेरे सारे पैसे ले लेती थी
और जो पैसे अभिनव की कंपनी से आते थे वो पैसे मेरे ससुर मुझसे ले लिया करते थे। अब मैं कई दिनों से देख रही थी कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा था। ना तो उसे ढंग से कुछ खाने को मिल रहा था और ना ही उसकी तबीयत ठीक रहती थी। उसको हल्का हल्का सा बुखार रहता था। वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसे इलाज की जरूरत थी, खाने की जरूरत थी, लेकिन इस घर में मेरे बच्चे को एक कप दूध के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो भूख से भी बिलखता रहता था, मुझसे लिपटकर रोता रहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। कभी कभी मैं चाहती थी कि उसे घर से बाहर ले जाऊं और कुछ भी जुगाड़ करके उसे बाहर से कुछ खिलवा दूं, लेकिन मेरी सास और नंद इतनी चालाक थी कि मेरे बेटे को घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। पिछली रात उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। वो बुखार से इतना ज्यादा गर्म हो रहा था कि बेहोश हो गया। ये देखकर मैं घबरा गई और जल्दी से अपनी सास के कमरे में गई। उनसे बेटे को डॉक्टर के पास ले जाने का कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि तेरे बेटे के लिए हमारे पास फालतू पैसा नहीं है। मैं उनके आगे रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और फिर उसके बाद दरवाजा नहीं खोला। अब की बार मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी कमाई का 1 रुपया भी इन लोगों को नहीं दूंगी और अपने बेटे का इलाज करवाऊंगी। उस रात मैं अपने बेटे के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां करती रही, जिससे उसका बुखार थोड़ा कम तो हो गया था, लेकिन उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। उसे इलाज की बेहद जरूरत थी। अब अपनी औलाद की खातिर मैं कोई भी रिस्क मोल लेना नहीं चाहती थी। मुझे अब आवाज उठानी ही थी और वो करना था जो मैंने आज तक नहीं किया था। 2 दिन बाद महीने की पहली तारीख थी। इन 2 दिनों में मैंने वो कर दिया था जिसके बारे में मेरे ससुराल वाले सोच भी नहीं सकते थे। मैं अपनी सैलरी के पैसे लेकर घर में दाखिल हुई तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे को गोद में लेकर पैसों सहित घर से बाहर निकल जाऊंगी और उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। लेकिन हर बार की तरह मुझे दरवाजे पर मेरी नंद और सास ने रोक लिया और हाथ बढ़ाकर पैसे देने का इशारा किया। इस बार मैंने उनसे कहा कि मैं आप लोगों को 1 पैसा भी नहीं दूंगी। मुझे अपने बेटे का इलाज करवाना है। आप लोगों को इसकी हालत दिखाई नहीं देती? ये मासूम है, आपके बेटे का बेटा है। इसे इलाज की जरूरत है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये मेरी कमाई है और मुझे अपने बेटे का इलाज जरूर करवाना है। वो रोज बुखार में जलता है। मेरे मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि मेरी सास का हाथ हवा में लहराया। उन्होंने मुझे इतनी बेरहमी से धक्का दिया कि मैं खुद को संभाल नहीं पाई। डाइनिंग टेबल का कोना सीधा मेरी पीठ और सर से टकराया था। मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरे सर से खून निकलने लगा था और इस दर्द के बावजूद मेरे चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, क्योंकि जो खेल ये लोग खेल रहे थे उसका अंत अब मैंने पहले ही तय कर लिया था। मैंने अपनी सास की आंखों में झांकते हुए कहा कि ये पैसे मेरे हैं और मैं इससे अपने बेटे का इलाज करवा कर ही रहूंगी। आप लोग मेरे पति की कमाई भी मुझे नहीं देते। उन पैसों पर भी मेरे बेटे का और मेरा ही हक है, लेकिन वो भी आप अपने पास रख लेते हो। ये तो मेरे दिन रात की मेहनत की कमाई है। मुझे अपने बेटे की सेहत की परवाह है। तभी मेरी नंद आगे बढ़ी और उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से मेरा बैग खींच लिया और मुझे फिर से जमीन की तरफ धक्का दे दिया। वो कहने लगी कि हमारे साथ बदतमीजी करेगी। इस बार फिर से मुझे बहुत जोरदार धक्का लगा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वो दोनों कह रही थी कि चुपचाप हमें पैसे दे दे, वरना आज तुझे मार देंगे और फिर सोच लेना तू जिंदा ना रही तो तेरे बेटे का क्या होगा। ये सुनते ही मैं डरने लगी थी। मुझे उम्मीद थी कि शायद ये दोनों सच कह रही हैं। मैंने समझ लिया था कि मेरा और मेरे बेटे का यहाँ कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ और मुझे अपने बेटे को बचाना होगा। मैंने हिम्मत की और खड़े होकर अपने बैग में मौजूद एक कागज अपनी सास के हाथ पर रखा और कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं इसी तरह परेशान होती रहूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो मेरा रिजाइनिंग लेटर था, जिसे पढ़ते ही मेरी सास के होश उड़ गए थे। उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर मेरे ससुर को आवाज लगाई और बोली, देखो इसने क्या हरकत की है, इसने नौकरी छोड़ दी है। मेरा रिजाइनिंग लेटर कंपनी ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। रिजाइनिंग लेटर के पीछे जो जाल बुना गया था उसकी जड़ें बहुत गहरी थी। ये लोग अब मुझ पर नौकरी करने का दबाव नहीं बना सकते थे, क्योंकि मैंने इन लोगों के खिलाफ पुलिस में भी कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी। और जब ये बात मैंने उन तीनों को बताई तो मेरी सास रोने लगी और कहने लगी, देखा आपने, इसने हमारे साथ क्या किया है। मैंने कहा, मुझे पुलिस की सहायता लेने पर आप लोगों ने ही मजबूर किया। पुलिस यहाँ पहुंचेगी तो आप सबको अरेस्ट करेगी। मेरे ससुर ने गुस्से से कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने ये कदम कैसे उठाया? मैंने उनके करीब जाकर कहा कि पापा जी,
आप लोगों ने मुझे सिर्फ कमाने वाली मशीन समझा था। अब आपको पता चलेगा कि जब मशीन खराब होती है तो कारोबार कैसे चलता है। मेरी सास कहने लगी, रूपाली, तुमने अपनी जिद में हमारा पूरा परिवार दांव पर लगा दिया। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, कैसा परिवार? जिस परिवार में किसी के पास मेरे बेटे का इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं हों। मुझे आप लोगों के आगे एक एक रुपये के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। आज तुम लोगों की बुनियाद हिल रही है तो तुम लोगों को परिवार याद आ रहा है। मेरे ससुर ने घबराकर अपना लॉकर चेक करने का सोचा, क्योंकि उन्हें शक था कि मैंने सिर्फ नौकरी ही नहीं छोड़ी बल्कि कुछ और भी ऐसा किया है जो उनकी काली करतूतों को बेनकाब कर सकता था। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी और मेरे ससुर की घबराहट अब साफ तौर पर उनके माथे के पसीने से जाहिर हो रही थी। वो समझ चुके थे कि आज इन लोगों ने जो मेरे साथ किया है वो बहुत गलत था। उसकी कीमत उन्हें अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ेगी। मैंने अपनी जेब से एक छोटी सी वॉइस रिकॉर्डर पेन निकाली और टेबल पर रख दी। इस पेन को देखते ही मेरी नंद और सास ससुर के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि इस पेन में पिछले 6 महीनों की वो सारी बातचीत रिकॉर्ड थी, जहां मेरी सास मुझे पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी देती थी और सास मुझे और मेरे बेटे को भूखा रखने की साजिशों में शामिल थी। ये सस्पेंस अब उनके गले का फंदा बन चुका था और वो बुरी तरह से तड़प रहे थे कि किसी तरह मुझसे वो पेन छीन ले। लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि खेल की बड़ी लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि खेल की बाजी पहले ही पलट चुकी थी। टेबल पर रखी वॉइस रिकॉर्ड पैन को देखते ही मेरे ससुर और सास के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। नंद ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से इस पैन की तरफ इशारा किया और ससुर जी से कहा कि पापा, ये लड़की क्या कर रही है? इसके पास हमारी बातें रिकॉर्ड हैं। उसने झट से पैन को उठाना चाहा, लेकिन मैंने फुर्ती से उसे अपने हाथ में ले लिया और अपने बैग के अंदर रख लिया। मैंने नंद की आंखों में झांकते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। इस पेन को छीनने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी सारी ऑडियो फाइल मैंने अपनी ही एक दोस्त के मोबाइल में डिलीवर कर दी है। वैसे भी ये डिवाइस मेरे दोस्त के मोबाइल से कनेक्ट है, जो मेरे ही साथ नौकरी करती है। उसकी एक कॉपी मेरे वकील के पास भी पहुंच चुकी है। तुम लोगों को क्या लगता था कि मैं हर जुल्म को बर्दाश्त करती रहूंगी, कभी सबूत जमा नहीं करूंगी? जिस दिन मेरा बेटा बुखार से तड़प रहा था और सासू माँ ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया था, तभी मैंने तुम लोगों की घिनौनी साजिशों का पर्दाफाश करने की ठान ली थी। जब तुम लोग कमरे में बैठकर सारी बातें करते थे कि मेरे और मेरे पति की सैलरी से कौन सा प्लॉट खरीदना है, किस तरह मुझे और मेरे बेटे को पैसों के लिए तरसाना है। मेरी सास, जो अभी तक रोने की एक्टिंग कर रही थी, अचानक उठकर खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली कि तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो। हम पुलिस के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमारी बहू ने हमें दिमागी तौर पर सताया है और घर के सारे पैसे लेकर भाग गई है। उनकी तरफ देखकर ठंडी और थकी हुई मुस्कान में कहा, आपको पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में पुलिस खुद यहाँ आने वाली है। लेकिन इससे पहले आपको मेरे इस रिजाइनिंग लेटर का सच जानना होगा। मैंने इस लेटर में नौकरी छोड़ने से पहले साफ साफ लिख दिया था कि मेरे घरेलू हालात ऐसे हैं कि मैं अब काम जारी नहीं रख सकती। और यही नहीं, मैंने कंपनी से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरे पिछले 2 महीने की हर काम और इस महीने की पूरी सैलरी को मुझे ना दिया जाए, बल्कि उसे होल्ड पर रखा जाए। मेरी नंद ने कहा, तुम तो जानती हो कि भैया की सैलरी सिर्फ 3 महीने तक हमें मिलेगी और उसके बाद तो हमें तुम्हारी सैलरी से ही गुजारा करना है। ये तुमने क्या कर दिया? मेरी नंद तो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। उन लोगों ने अपने दिल में मेरे पैसों के लिए जो सपने सजाए हुए थे, वो सब चूर चूर हो गए थे, क्योंकि मेरे पति की भी कमाई भी अब उनको सिर्फ 3 महीने तक ही मिल सकती थी। वो लोग मुझे चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मुझे कुछ नुकसान हुआ तो इस घर में कमाकर कौन लाएगा, क्योंकि मेरे ससुर भी इस काबिल नहीं थे और नंद, वो तो पढ़ी लिखी ही नहीं थी। मैं नौकरी छोड़ चुकी थी। उन लोगों को अब तारे नजर आने लगे थे। लेकिन इतना ही नहीं, गुस्से से मेरी नंद ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ मरोड़ना चाहा। उसकी आंखें गुस्से से उबल रही थी, लेकिन इस बार मेरे अंदर कोई डर नहीं था। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया और अपनी आवाज को और सख्त करते हुए कहा कि मुझे हाथ भी मत लगाना पारुल, वरना इस बार मैं सिर्फ नौकरी ही नहीं छोड़ूंगी, बल्कि तुम सबको ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। मेरी सास ने अपनी लाठी को जमीन पर पटका और गरजते हुए बोली, आखिर तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगी? नौकरी छोड़ दी तो क्या हुआ? हम तुम्हारे पिता से पैसे मंगवा लेंगे। आखिर अपने बेटे के मरने के बाद भी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अपने घर में जगह दी हुई है हमने। मैंने जोर से हंसते हुए कहा कि मेरे पापा के पास जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि जो कदम मैंने उठाया है
वो सिर्फ इस नौकरी को छोड़ने का नहीं था। नौकरी छोड़ना तो सिर्फ एक मोहरा था, असली जाल तो मैंने पहले ही बिछा दिया था, जिसकी भनक आप लोगों को कानो कान नहीं हुई थी। आप लोगों को लगता था कि मैं एक सीधी साधी औरत हूँ। आप लोगों ने मुझे मेरे पति के सामने भी लाचार और मजबूर समझा था और उसके पीछे भी वही समझा। लेकिन मैं खुदगर्ज माँ नहीं हूँ। मैं अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आप लोग ये भूल गए कि मैं फाइनेंस सेक्टर में एक सीनियर कंसल्टेंट के पद पर काम करती हूँ। पैसों की जोड़ तोड़, टैक्स की चोरियां जो मुझसे बेहतर इस घर में कोई नहीं समझ सकता। जो पिछले 6 महीने से आप लोग मुझसे जबरदस्ती पैसे ले रहे हैं, उसके एक एक ट्रांजैक्शन आईडी, उसका समय और सब कुछ अपनी दोस्त के मोबाइल पर मैंने भेज दिया है। मेरी दोस्त का मोबाइल कई दिनों से मेरे पास था। इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम उससे भी हो गया। मेरे ससुर ने मुझे आगे बढ़कर डराने की कोशिश की और कहा कि तुम हमें डरा रही हो। अदालत, पुलिस और मुकदमे के चक्कर में सालों लग जाते हैं। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मैंने अपने ससुर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मुझे अदालत जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे वार सीधे आप पर हैं। आप जहां पर सरकारी असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर काम करते थे और जहां से रिटायर्ड फर्स्ट क्लास ऑफिसर बनकर अपनी मोटी पेंशन ले रहे थे, वहां की कुछ ऐसी खुफिया फाइलें और कुछ ऐसी बातें मुझे पता चली हैं जो अगर बाहर आ गईं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। ये सुनते ही मेरे ससुर का चेहरा डर से पूरी तरह पीला पड़ गया था। उनके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें उभर आई थी। उन्हें अचानक याद आया कि पिछले महीने जब वो अपने कुछ पुराने सरकारी काम के कागजात घर पर भूल गए थे और अपनी अलमारी की चाबी डाइनिंग टेबल पर छोड़ दी थी, तब मैंने उनके सारे कागजात की साफ साफ फोटो ले ली थी। उन कागजात में कुछ ऐसी बेनाम जायदादों के नोटिस थे जो उन्होंने अविनाश की कंपनी के नाम पर छुपाकर रखे थे, जिन पर कई सालों से टैक्स की बहुत बड़ी चोरी की जा रही थी। कमरे में एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा फैल गया था जो किसी बड़ी बर्बादी भरी तूफान से पहले होता है। मेरी सास, जो अब तक पूरे घर को अपने सर पर उठाई हुई थी, अचानक खामोश हो गईं। उन्हें समझ आ गया था कि जिस लड़की को वो अब तक बेबस समझकर लाठियों से मार रही थी, वो हकीकत में एक ऐसी शेरनी बन चुकी थी जो उनके सारे घोटाले का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मेरे ससुर ने एकदम अपनी आवाज को धीमा और ठंडा किया और गुस्सा निकालकर एक तरफ रख दिया। उन्होंने कहा, बहू, हमसे जो हुआ सो हुआ। गलती इंसान से ही होती है। आगे से हम अपने बेटे और तुम्हारी सैलरी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। तुम अपना पूरा पैसा अपने पास रखो और हम अपने पोते को भी सम्मान देंगे। तुम बस अपना रिजाइनिंग लेटर वापस ले लो। तुम्हारे जैसी काबिल लड़की को कोई भी अपनी कंपनी से नहीं निकालना चाहता होगा। मैंने ससुर जी की आंखों में देखते हुए अपनी गर्दन हिला दी और कहा कि नहीं पापा जी, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपना इस्तीफा दे चुकी हूँ। ये इस्तीफा तो एक शुरुआत थी, असली चाल तो चल दी गई है और इसका नतीजा अब से कुछ ही लम्हों में आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। आपकी बनावटी आवाज, ये अचानक से ज्यादा हुआ झूठा लाड प्यार मेरी आत्मा को पिघला नहीं सकता। मैंने इस घर के अंधेरे कमरों में घुट घुट कर जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, उनका एक एक पल मेरे सीने में आज भी सुलग रहा है। जब आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर गरम गरम पकवान खाते थे और मुझे और मेरे बेटे को भूखा रखते थे, तब कहाँ जाती थी आपकी ये इंसानियत? मेरा बेटा इस परिवार का चिराग है। आप में से किसी ने भी उसे प्यार की नज़र से नहीं देखा। जब मैं ऑफिस से घर आती थी, तब मेरे बेटे की हालत बहुत खराब होती थी। पता नहीं मेरे पीछे आप लोग उसके साथ क्या करते थे। वो बेचारा भूखा होता था, भूख से बिलख रहा होता था। तब कहाँ जाती थी आपकी ये इंसानियत? आज जब आपकी खुद की गर्दन कानून के फंदों में फंस रही है, तो आप मुझसे समझौते की भीख मांग रहे हैं। मेरा पति, जो आपका बेटा था, उसने कभी अपनी पत्नी के खिलाफ इस घर में आवाज नहीं उठाई, लेकिन उसके जाने के बाद आप लोगों ने उसकी विधवा पत्नी और उसके अनाथ बच्चे की भी कदर नहीं की। वो सारी जिंदगी खामोश रहा, कभी उसने अपनी पत्नी की तरफ से एक शब्द भी नहीं कहा। और पारुल, तुम एक औरत होते हुए भी कभी तुमने मुझे अपनी भाभी के रूप में स्वीकार नहीं किया। हमेशा मुझे नीचा दिखाया, कभी इस घर के काम में मेरी कोई मदद नहीं की। हमेशा मेरी बातें अपनी माँ तक पहुंचाती रहीं और मुझे गलत साबित करती रहीं। इस घर में कभी मुझे इंसान समझा ही नहीं गया। मेरी नंद शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़ी हुई थी। मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरे पांव पकड़ने की कोशिश की। जो औरत सुबह तक मुझे लात मारने और घर से बाहर फेंकने की धमकियां दे रही थी, वो आज जमीन पर मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन मेरे दिल में उनके लिए रत्ती भर भी रहम या हमदर्दी बाकी नहीं थी। मैंने अपना पाँव पीछे खींच लिया था और कहा था कि मम्मी जी, अपनी ये नौटंकी बंद कीजिए, क्योंकि इस घर में अब सब लोगों का नाटक पूरी तरह से खत्म होने वाला है। आप लोगों ने सोचा था
कि मेरा मायका दूर है, मेरे पिता बीमार रहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, और फिर विधवा हूँ तो क्या हुआ, एक औरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और अपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जानती हूँ। हाँ, मुझसे गलती हो गई कि मैंने अपने लिए और अपने बेटे के लिए ये कदम बहुत देर से उठाया। मुझे पहले ही ये सब कुछ करना चाहिए था जो मैं अब कर रही हूँ। आप लोगों का आखिरी पर्दा गिर चुका है। मेरे ससुर ने हाफते हुए मुझसे कहा, मैं अभी कमिश्नर साहब को फोन करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या मामला है। लेकिन मैंने हाथ के इशारे से उनको रोक दिया और कहा, जरा ध्यान से सुनिए कि बाहर से गाड़ी के सायरन की आवाज आ रही है। आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे ससुर की आवाज कांपने लगी। बाहर से गाड़ियों की सायरन की डरावनी आवाज आने लगी थी, जो इस बात का इशारा कर रही थी कि इन लोगों के गुनाहों का ड्रम अब पूरी तरह से भर चुका है और ये सब बर्बादी के सामने आकर खड़े हो गए थे। मैंने अपनी कलाई की घड़ी की तरफ देखा। सुबह के ठीक 10 बज रहे थे और ये वही वक्त था जब मेरी दोस्त ने सारे सबूत पुलिस को दिखा दिए थे और मेरे ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी। मेरी दोस्त पुलिस को लेकर ठीक समय पर घर पहुंच चुकी थी। मेरे ससुर ने खिड़की से झांक कर देखा तो पुलिस और मेरी दोस्त वंदिता को देखकर मेरे सास ससुर और मेरी नंद के मुंह खुले के खुले रह गए थे। मेरे ससुर तो सोफे पर गिरकर ढेर हो चुके थे। उनकी छाती तेजी से ऊपर नीचे जा रही थी और चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। मेरी सास अपने होश खो बैठी थी और नंद बेहोश होने के करीब थी। मेरी नंद मेरे करीब आई और मेरा हाथ पकड़कर चीखते हुए बोली, भाभी, पुलिस हमारे घर आ रही है। हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? पुलिस से कहो कि वो वापस चली जाए। ससुर तो इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे, कभी फोन को देख रहे थे तो कभी दरवाजे की तरफ नजर थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो बाहर खड़ी मेरी दोस्त सीनियर वंदिता ने कहा कि सर, यही घर है और यही मेरी दोस्त है। वो लोग अंदर दाखिल हुआ और कहने लगे कि हमारे पास आप लोगों को अरेस्ट करने का वारंट है, हमें घर की तलाशी लेनी है। मेरे ससुर ने हांफते हुए अपनी लाठी उठानी चाही, लेकिन उनकी उंगलियों में इतनी जान नहीं बची थी, क्योंकि वो कांपती हुई आवाज में कहने लगे कि सर, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं एक रिटायर्ड फर्स्ट क्लास ऑफिसर हूँ और मेरा बेटा भी अपनी बड़ी कंपनी चला रहा था। हम लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया। मैं भी शरीफ इंसान हूँ और मेरा बेटा भी शरीफ इंसान था। इंस्पेक्टर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपने हाथ में थामी फाइलों को सामने किया और कहा कि देखिए, आपकी साख का जो कुछ कच्चा चिट्ठा हमारे पास पहुंचा है वो किसी गलतफहमी का नतीजा नहीं है, बल्कि सबूतों की बुनियाद पर शामिल है। आपके बैंक अकाउंट के सारे बयान हमारे पास हैं, जो आपने अपनी पत्नी और बेटी के नाम पर छुपाकर रखे थे और जिनमें पिछले कई महीनों से हर महीने की पहली तारीख को गैर कानूनी तौर पर लाखों रुपए का लेन देन हो रहा था। इतना ही नहीं, जो अनजान नाम से प्लॉट आपने पिछले हफ्ते बुक किया था, उसकी पेमेंट के गलत डॉक्यूमेंट भी हमारे हाथ लग चुके हैं। मेरी सास ने आगे बढ़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि सर, प्लीज बात को यहीं खत्म कर दीजिए। हम हर तफ्तीश के लिए तैयार हैं, लेकिन सबके सामने हमारा तमाशा मत बनाइए। पुलिस ने मेरी सास को डांटते हुए कहा कि तमाशा तो अब शुरू हुआ है मैडम। जब अपने ही घर की औरत को एक एक पैसे के लिए आप लोग तरसा रहे थे और उसके बच्चे पर जुल्म कर रहे थे, तब कानून और समाज की याद नहीं आई आपको? एक विधवा औरत पर उसके पति की कमाई का हक होता है, लेकिन आप लोग उससे वो भी हक छीन रहे थे और एक विधवा औरत को नौकरी करने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि उसके मासूम बच्चे, और उसके लिए आप लोगों ने कोई मदद नहीं की। पुलिस वालों ने घर के कोने कोने की तलाशी लेना शुरू कर दी। साथ ही इनकम टैक्स वालों की टीम भी पहुंच चुकी थी। पुलिस की निगरानी में इनकम टैक्स वालों ने अलमारी के ताले तोड़ दिए, फाइलें छानी जाने लगी और जो सास सुबह तक मुझे एक एक पैसे के लिए तरसा रही थी, वो आज पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और कह रही थी कि हमारे जेवर को हाथ मत लगाना। मैंने अपना बैग उठाया जिसमें सारे जरूरी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट और कुछ कपड़े थे और दूसरी तरफ अपने बेटे को गोद में उठा लिया। मैंने अपने ससुर की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब घमंड और जुल्म गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक मुजरिम की लाचारी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बहू, ऊपर वाले के लिए हमें बचा लो। हमारा बेटा भी इस दुनिया में नहीं है। हमारा इकलौता सहारा तुम ही हो। अगर तुम अपनी शिकायत वापस ले लोगी तो ये सब रुक सकता है। मैं तुम्हारे पांव छूने को तैयार हूँ। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। तुम्हारी पूरी सैलरी तुम्हारे पास रहेगी। तुम चाहो तो नौकरी भी मत करना। अविनाश के जितने भी पैसे हैं वो सब भी मैं तुम्हें दे दूंगा और जितनी भी जमीनें हैं वो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के नाम कर दूंगा। हम तुमसे एक रुपया भी नहीं मांगेंगे, बस हमें बचा लो। मैंने अपने ससुर का हाथ छुड़ाया और बड़े शांत लेकिन सुकून भरे अंदाज में कहा कि पापा जी, जब आपकी पत्नी मुझे मार रही थी, मेरे सर से खून निकला था, तब आपकी ये इंसानियत कहाँ गई थी? जब मुझे इस घर में नौकरानी बनाकर दिन भर के सारे काम करवाए जाते थे, तब आपकी इंसानियत कहाँ गई थी?
तब शायद आपकी इंसानियत सो रही थी। जब आपके बेटे की विधवा सुबह सवेरे नौकरी करने के लिए घर से निकलती थी, तब भी आपकी इंसानियत सो रही थी। आप लोगों ने मुझे एक मशीन बना दिया था जो घर और बाहर दोनों का काम करने पर मजबूर हो गई थी। मेरा बेटा बहुत बीमार था। मैंने आप लोगों से पैसे मांगे थे, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप लोगों को क्या लगता था कि मैं नौकरी करने जाती हूँ तो अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकती? आप लोगों को क्या लगता था कि इस शहर में मेरा आप लोगों के अलावा कोई नहीं है? हाँ, इस शहर में मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरी ये दोस्त है जो मुझे उसी कंपनी में नौकरी करते हुए मिली जहाँ मैं नौकरी कर रही थी। इसने मेरी हालत को देखा और मुझसे पूछा कि तुम तो बहुत अच्छी थी, तुम्हें क्या हो गया? तब मैंने इसे पूरी अपनी परेशानी बताई तो इसने मेरी मदद करने की कोशिश की और कहा कि तुम्हारे ससुराल वालों को उनकी गलतियों का एहसास दिलवाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो लोग तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जान ले लेंगे और उन लोगों को रत्ती भर भी अफसोस नहीं होगा। तुम्हें अपने बेटे के लिए जीना होगा, तुम्हें उन लोगों का राज फाश करना ही होगा। ऐसे कब तक खामोश रहोगी और ऐसे कब तक जुल्म सहती रहोगी? मेरी दोस्त ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मेरी मदद करके आज आप लोगों को मेरे सामने माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। आज आप अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए मेरे पाँव छू रहे हैं। मुझे आप लोगों पर घिन आती है जो दूसरों की बेटियों को मशीन समझते हैं और अपनी बेटी को घर पर इज्जत से रखते हैं। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। आप लोगों से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरी सास ने सोफे पर ही चीखते हुए कहा कि नहीं बहू, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम बीमार पिता के बारे में तो सोचो। जब तुम्हारे पति के घर वालों की बदनामी होगी तो समाज तुम्हारे परिवार पर भी थूकेगा। लोग तुम्हारे पिता से कहेंगे कि तुम्हारी बेटी ने अपने ही ससुराल को बर्बाद कर दिया। मैंने पलटकर अपने ससुर की आंखों में देखा और कहा, पापा जी, आपको मेरे पिता की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कल रात ही अपने पापा को फ़ोन करके इस नरक की एक एक हकीकत सच सच बता दी है। पापा ने जब मेरी आप बीती सुनी तो उनके रोने की आवाज़ ने मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही थी कि बेटी, अगर तुम नर्क में अब एक और दिन भी रही तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पिता ने कहा कि तुम मुझे उन बापू जैसा समझती रही जो अपनी बेटियों को नरक जैसे ससुराल में भी गुजारा करने का बोलते हैं, और फिर जब बेटियां हिम्मत हार जाती हैं तो एक दिन उनका मरा हुआ मुंह देखते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। बेटी, तुम्हारा बूढ़ा पिता अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हें खुद को अकेला समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे बताना और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पापा के इन शब्दों ने मुझे वो ताकत दी जो मैं पिछले इन 3 सालों के जुल्म में खो चुकी थी। मेरे माता पिता को मेरी इस जीत पर गर्व है। बदनामी हमारी नहीं बल्कि आप जैसे लालची और जालिम लोगों की होगी। मेरी सास जोर जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर बैठ गई। उनका वो घमंड जो हर महीने मेरी मेहनत की कमाई पर पलता था, अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और इस घर के मेन दरवाजे की तरफ चल दी, जहां से कभी मैं एक डरी सहमी दुल्हन बनकर अंदर आई थी। मेरा बेटा मेरी गोद में था, जो सिर्फ अभी 1 साल का मासूम था। वो नहीं जानता था कि यहाँ ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं चाहती भी नहीं थी कि आगे कभी उसे अपने पिता के परिवार वालों की हकीकत के बारे में कुछ पता चले। मैं उसे ऐसे माहौल से बहुत दूर ले जाना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे को इन लोगों जैसा नहीं बनाऊंगी। कहानी का वो आखिरी और सबसे बड़ा सस्पेंस जो मेरे ससुर को लग रहा था कि सिर्फ उनके किए गए घोटालों की हद तक है, वो अभी पूरी तरह से खुलना बाकी था। उन्हें लग रहा था कि मैंने सिर्फ उनकी पुलिस में शिकायत की है और नौकरी छोड़ दी है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं उनसे कई कदम आगे की सोच सकती थी। मैंने इन लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करने का सोच लिया था। इस घर में आज तक मुझे और मेरे बेटे को इस घर के हक से दूर रखा गया था। अब मुझे मेरे ससुर और मेरे पति का सब कुछ अपने बेटे के नाम करवाना था, क्योंकि मेरे पति ने इस घर के लिए काफी कुछ किया था। उसके बदले में उनकी पत्नी और उनके बेटे को कुछ नहीं मिला। मैं खाली हाथ यहाँ से नहीं निकलना चाहती थी। मैंने इन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था और अपने बेटे का हक मांगने की अपील की थी। मैंने मुकदमे में ये भी दर्ज करवाया था कि ये लोग मुझे जान से मारना चाहते थे, क्योंकि इन लोगों ने कई बार मेरे साथ मारपीट की थी। पुलिस और आसपास के लोग मेरे साथ थे। मेरी दोस्त ने भी मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे ससुराल के तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। मैंने उन लोगों को बर्बाद कर दिया, क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा था, मेरे पति की औलाद था और मैं इस घर के इकलौते बेटे की विधवा थी। इस हिसाब से इस घर की सारी जमा पूंजी और ये सब कुछ मेरे और मेरे बेटे के नाम हो गया था। और वो वॉइस रिकॉर्ड जिसमें मेरे ससुराल वालों की बातें थी, वो भी एक सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया।
जिसमें मेरे ससुराल वाले मेरे साथ मारपीट करते थे। मुझे हुक्म दिया जाता था कि मैं घर के सारे काम करूं। मुझे नौकरानी बनाकर रखा जाता था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो आंसू लाचारी और बेबसी के नहीं थे, बल्कि वो मेरी आज़ादी और अपने हक की लड़ाई के थे। मैं ये जंग जीत गई थी। एक औरत को और अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कानून ने उसकी पूरी मदद की थी। मैंने वो घर बेच दिया था और जितने पैसे मुझे सरकार की तरफ से मिले, वो सारे पैसे लेकर मैं अपने मायके वापस आ गई और अब मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, नौकरी भी करती हूँ और अपने बेटे की परवरिश भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ। यहाँ मेरे बेटे को भूखा नहीं रखा जाता। मैंने उसके भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। मेरे सास ससुर और नंद आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। मैं ऐसे सभी ससुराल वालों से यही कहना चाहती हूँ कि किसी की बेटी को अपने घर लाकर उसे नौकरानी न समझें। वो भी किसी की बेटी है। उसे अगर आप अपनी बेटी जैसा समझेंगे तो वो आपकी सगी बेटी से भी ज्यादा बलिदान देगी। मैंने अपने पति के सामने भी और अपने पति के मरने के बाद भी इस घर में सुकून के दिन नहीं देखे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं जुल्म को स्वीकार कर चुकी थी। मैं उस दिन बगावत करने का फैसला कर चुकी थी जब कोई भी मेरे बेटे का इलाज करवाने वाला नहीं था। मेरी दोस्त वंदिता की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसने अपने एक डॉक्टर दोस्त से बात करके मेरे बेटे के हालचाल पूछकर उसकी दवाई मुझे दी थी, जिसे मैंने चुपके से घर ले जाकर खामोशी से अपने बेटे को खिला दिया था, जिससे मेरे बेटे की तबीयत में सुधार आया था। मैं अपनी कहानी से आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी जुल्म का शिकार हैं तो खामोश रहने के बजाय उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि जालिम आपके खामोश रहने से और भी ज्यादा मजबूत बन जाता है।